दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सभी लोगों को। एंड हाई गाइस एंड वेलकम बैक टू दी चैनल दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू दी डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 15 ऑफ अगस्त 2021। तो गाइज आज है तारीख 15 अगस्त 2021 और है संडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है, हेती को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आजकल न्यूज़ में है, अच्छे से मैप में देखना। फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे भी और हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी। तो अभी आपको मालूम है 15 अगस्त को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, इंडिपेंडेंस डे। अब यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सैटरडे में एक स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने बोला कि अब से 14 अगस्त को भी एक दिन ऑब्जर्व किया जाएगा। 14 अगस्त को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे। तो आपको ध्यान रखना है ये क्यों ऑब्जर्व किया जा रहा है, क्योंकि आपको मालूम होगा इंडिया का पार्टीशन हुआ था 1947 में, उसी को ध्यान में रखते हुए इस दिन को ऑब्जर्व करेंगे हम लोग आगे से 14 अगस्त को। और उसी के बाद ये सारा स्टेटमेंट दिया ट्विटर पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, और साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने एक स्टेटमेंट और दिया था कि जो मिलियंस ऑफ आवर सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स हैं, वो सब डिस्प्लेस हुए, बहुत सारे लोगों की जान गई है इस हेट और वॉयलेंस के चक्कर में, इस पार्टीशन के चक्कर में। तो इन सब चीज़ों के मेमोरी में हम लोग क्या करेंगे, अब से 14 अगस्त को ऑब्जर्व करेंगे एज अ पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे। तो आपको ध्यान रखना है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। उसके बाद बढ़ेंगे अगले आर्टिकल की तरफ। तो एक छोटा सा आर्टिकल आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया आज के टाइम पर काम कर रहा है पूरी तरह से जो ये करमापा हैं ये वापस से इंडिया के अंदर आ जाएं। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे ये है करमापा। अब ये कौन है, ये एक लीडर है कर्म कग्यू की ब्रांच के, जो एक ब्रांच है बुद्धिज्म की, तो उनके यहाँ पर ये लीडर माने जाते हैं। ये 17वें लीडर हैं। ठीक है, करमापा नाम है ओगेन त्रिनले दोरजे। अब यहाँ पर क्या है, ये इंडिया छोड़कर चले गए थे 2017 में बिना किसी वार्निंग के, और अब कह सकते हो कि यहाँ पे काम ये किया जा रहा है कि वापस से ये इंडिया आ जाए। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी गंगटोक के अंदर, वहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमांग, इन्होंने बोला जो करमापा हैं ये इंडिया छोड़ गए थे 2017 के अंदर बिना किसी वार्निंग के, और ये जल्दी रिटर्न करेंगे, मतलब जल्दी यहाँ पर आते हुए नजर आएंगे। ये चीज़ हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप कह सकते हो कि ये अब एक पॉजिटिव रिप्लाई है हमारी डिमांड का, ऐसा चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि यहाँ पर जल्दी ये विजिट करें जो ये 17वें करमापा ओगेन त्रिनले दोरजे हैं, ये इनको अलाउ किया जाएगा, ये सिक्किम के अंदर विजिट करें। ये कौन है मैंने अभी आप लोगों को बता ही दिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंस इनका बहुत ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, मतलब आने वाले टाइम पर अगेन ये आर्टिकल हम लोग को देखने को मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा, चर्चा हो रही है गुजरात सेटअप करेगा एक रेजिडेंशियल स्कूल, लेकिन ये वो रेजिडेंशियल स्कूल का जो मोड है वो कुछ अलग ही होगा। इस स्कूल का जो मोड है वो होगा PPP मोड, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड। इस मोड में यहाँ पे स्कूल को ओपन किया जाएगा और इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। आप कह सकते हो बेस्ट लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाया जाएगा। कौन से स्टूडेंट्स को, क्लास 6th से लेकर क्लास 12th तक के स्टूडेंट्स को यहाँ पर ये फैसिलिटीज़ मिलेंगी। ऐसा यहाँ पे गुजरात की गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है, एक पॉलिसी अनाउंस कर दी है जो कि सेटअप करेगा रेसिडेंशियल स्कूल्स को, और ये होंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के ऊपर। और यहाँ पे फोकस किया जाएगा बहुत बड़े बड़े कैंपस को सेटअप करने के लिए, और इतने बड़े कैंपस जिसमें लगभग 2000 से 10,000 स्टूडेंट्स हो। और ये जो इनिशिएटिव है इसके अंदर प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेक्टर यहाँ पर देखने को मिलेगा। रेसिडेंशियल स्कूल्स जो हैं स्टूडेंट्स को एडमिट करेंगे गवर्नमेंट से, और जो ग्रांट इन एड स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, ग्रांट इन एड स्कूल्स हो गए, तो वहाँ से बच्चों को एडमिट किया जाएगा इन स्कूल्स के अंदर एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर। ठीक है, तो मतलब आप कह सकते हो यहाँ पे कब से पढ़ाई होगी, क्लास 6 से लेकर 12 तक। तो पहले ग्रेड 5 तक तो चलो कई बार बच्चा पढ़ लेगा, उसके बाद यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद क्या होगा, 6 से लेकर 12 तक यहाँ पर इस रेसिडेंशियल स्कूल के अंदर बच्चे को एडमिट किया जाएगा।
और एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है इसको फंड किया जाएगा। और ये जो एक तरीके से जो वर्ल्ड बैंक है इसने फंड किया है इस मिशन को, और गुजरात गवर्नमेंट भी पूरी तरह से हेल्प कर रही है कि जो एजुकेशन सेक्टर है उसको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया जाए। ये जो पॉलिसी है इसका मेन मकसद यही है कि बच्चे की नर्चरिंग के ऊपर फोकस किया जाए, जो बच्चा है उसको थोड़ा सा और आगे निकाला जाए, बच्चे के अंदर बेस्ट क्वालिटी है तो उसको और ज़्यादा बेस्ट बनाया जाए। ठीक है, खासकर यहाँ पर आप कह सकते हो एजुकेशन के सेक्टर के अंदर यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है जो बच्चा एकदम बेस्ट क्वालिटी में देखने को मिलेगा उसको यहाँ पर और आगे बढ़ाया जाएगा, ऐसे यहाँ पे देखने को मिला। उसके बाद जो ये स्टेट गवर्नमेंट है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, और एक साथ ही साथ यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो ये प्रोजेक्ट पार्टनर है ये प्ले करेगी। आप कह सकते हो इसमें पैसा लगाया जाएगा लगभग 60,000 पर स्टूडेंट पर ईयर यहाँ पर लगाने की बात करी गई है, और इसको इंक्रीज़ भी किया जाएगा। और आने वाले टाइम पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से गुजरात का जो एजुकेशन सेक्टर है वो थोड़ा सा ग्रो होता हुआ नज़र आता है। तो इन्होंने किस चीज़ के ऊपर काम किया है, ये अपने स्कूल्स को जो रेसिडेंशियल स्कूल्स इनको सेटअप कर रहे हैं PPP मोड के अंदर, मतलब पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर यहाँ पर पार्टनरशिप में ये वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जो कि हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पे आर्टिकल काफ़ी लंबा चौड़ा है, बहुत ही सिंपल शब्दों में हम लोग इसको समझेंगे। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुछ प्रोविजंस को रोक दिया है जो नए आईटी रूल्स हैं उसके। ठीक है, आपको मालूम होगा आईटी रूल्स लाए गए थे, आईटी रूल्स 2021। इसकी फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। इसकी फुल फॉर्म थी, आपको मालूम होगा, काफ़ी बार हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया है। तो ये जो आईटी रूल्स 2021 है नए वाले, इसके कुछ प्रोविजंस हैं जो कि यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगाई है। अब यहाँ पर क्या है, एक पिटीशन डाला गया था और वो आप कह सकते हो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर रोक लगाई गई है, क्योंकि बोला गया कि बहुत सारी चीज़ें इस रूल्स, ये जो आईटी रूल्स हैं इसके कुछ रूल 9 क्लॉज 1 हो गया, 3 हो गया, तो ऐसे कुछ रूल्स हैं इस आईटी रूल्स के जो कि कहीं ना कहीं वॉयलेट करते हैं बहुत सारे हमारे आर्टिकल को, जैसे कि आर्टिकल 14 को जो कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ है। हमारे पास आर्टिकल 19 है हमारे संविधान में, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो कि उसके बारे में बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इन आर्टिकल्स को वॉयलेट करता हुआ नजर आता है ये आईटी रूल्स का मामला। तो यहाँ पर ये इसके बारे में कुछ चीज़ें दी गई हैं, इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पे क्या है, हमारे एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है आईटी रूल्स 2021। काफ़ी समय हो चुका है, मुझे लग रहा है हम लोगों को महीने भर से ज़्यादा हो चुका है, हमने आईटी रूल्स के बारे में डिस्कशन नहीं किया है। तो एक बार डिस्कशन करेंगे और इसको रिवाइज करेंगे, ये आईटी रूल्स जो लाए गए थे वो एग्जैक्टली क्या हैं। तो ये जो नए आईटी रूल्स 2021 हैं, ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 2 प्लस जीएस पेपर 3 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ पे आप देख पाओगे अलग अलग सिलेबस से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हाल ही में गवर्नमेंट ने जो है इसको नोटिफाई कर दिया था, इस आईटी रूल्स को लेकर आए हम लोग। आईटी रूल्स की फुल फॉर्म क्या है मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। अब आपको ध्यान देना है, ये जो आईटी रूल्स हैं इनका मेन फोकस किस चीज़ के ऊपर है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। जो भी आपके ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर जो भी चीज़ हो गई, सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इसके अंदर लाया गया है। प्लस उसके बाद जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिनको हम लोग ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स बोलते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इसको भी इसके अंदर लाया गया है। अब ये जो आईटी रूल्स हैं वो क्या करेंगे, सोशल मीडिया और जो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं इनके कंटेंट को रेगुलेट करने का काम करेगा। मतलब कि इन प्लेटफॉर्म्स पर कोई फेक न्यूज़ ना आए, इन प्लेटफॉर्म्स पे कोई भी पोर्नोग्राफिक कंटेंट ना आए, तो इस चीज़ को यहाँ पर ये इंश्योर करेगा ये आईटी रूल्स 2021। ओके, इसी चक्कर में हम लोग इस रूल को लेकर आए थे। 2018 से इसको लेकर चर्चा हो रही थी, 2020 के अंदर भी हम लोगों ने इसके ऊपर फोकस किया है। गवर्नमेंट ने जो है फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो स्टेप है ये उठाया 2021 के अंदर, और ये आईटी रूल्स लेकर आ चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं इस आईटी रूल्स के अंदर किस किस चीज़ के ऊपर फोकस किया गया है। पहले हम लोग चर्चा करते हैं सोशल मीडिया को लेकर। सोशल मीडिया में यहाँ पे बोला गया सबसे पहली चीज़ जो होगी वो यहाँ पे हमारे जो आईटी रूल्स हैं वो क्या बोलते हैं, मान लो कोई सोशल मीडिया कंपनी है, मान लो कोई फेसबुक की कंपनी है, ठीक है, तो फेसबुक कंपनी को क्या करना पड़ेगा, एक ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म रखना पड़ेगा। मान लो कोई व्यक्ति है जिसको परेशानी है तो वो कहाँ पे बताएगा इन सब चीज़ों को लेकर, वो क्या करेगा, उस रेड्रेसल मैकेनिज्म में ये सारी चीज़ें बताएगा, और वहाँ पर लगभग आप कह सकते हो 24 घंटे के अंदर अंदर उस व्यक्ति की दिक्कत जो है वो सॉल्व करी जाएगी, ये बोला गया। ठीक है, फिर उसके बाद आप कह सकते हो कि उसका यहाँ पर ये बोला गया कि जो भी ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं,
इन लोगों को ऑनलाइन सेफ्टी यहाँ पर इंश्योर करनी होगी और 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी व्यक्ति है जिसकी भी कंप्लेंट है उस कंप्लेंट को सॉल्व करना होगा। उसके बाद यहाँ पे ये रूल्स ये भी बोलते हैं कि मान लो जैसे हम फेसबुक की बात कर रहे हैं, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसको यहाँ पे एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को हायर करना पड़ेगा, उसको अपॉइंट करना पड़ेगा, जो कि ये सारी चीज़ें देखेगा। ये ठीक है, आप कह सकते हो कि जो भी इन कंप्लेंट्स को देखेगा, जो भी ये मामला चल रहा है उनकी रिपोर्ट्स को देखेगा। और एक फिर इसके बाद यहाँ पर बोला गया कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ये अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे मंथली बेसिस पर और बताएंगे कि हाँ कितना कंटेंट रिमूव करा गया है, कैसा कंटेंट कौन कौन से टाइप का था, ठीक है, कौन सा फेक कंटेंट था या पोर्नोग्राफिक कंटेंट था। तो इन सब कंटेंट को रिमूव करने के बाद मंथली बेसिस पर एक रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। उसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था। यहाँ पे ये भी बोला गया, मान लो कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पर आईटी रूल्स ये बोलते हैं कि आपको ओरिजिनेटर को ढूंढना पड़ेगा। एग्जाम्पल क्या है इसका, मान लो कोई व्हाट्सएप है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि व्हाट्सएप पे कोई फेक न्यूज़ फैल चुकी है, मतलब इतनी बुरी तरीके से वो फेक न्यूज़ फैली है जिससे क्या होगा, दुकानें बंद हो गई, इकोनॉमी वगैरह डाउन हो गई। तो यहाँ पे क्या है, सरकार ने बोला कि आपको यानी इस आईटी रूल्स का इस्तेमाल करके हम लोग क्या बोलेंगे व्हाट्सएप से कि तुम बताओ इस जो ये फेक न्यूज़ फैली है इसका ओरिजिनेटर कौन है। ओरिजिनेटर मतलब सबसे पहली बार इस व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पे ये मैसेज किसने डाला था। जो सबसे पहला बंदा है जिसने यहाँ पर ये फेक न्यूज़ स्टार्ट करी थी फैलानी, उसको पकड़ा जाएगा, फिर उसके खिलाफ कार्रवाई चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला गया ओरिजिनेटर जो है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, इस आईटी रूल्स के अंदर ये सारी चीज़ें बोली गई। उसके बाद आप कह सकते हो जो अनलॉफुल इन्फॉर्मेशन होगी उसको भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाया जाएगा, ऐसा यहाँ पर ये आईटी रूल्स बताते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बता दिया सोशल मीडिया को लेकर क्या क्या यहाँ पे प्रावधान देखने को मिल जाएंगे इस आईटी रूल्स के अंदर। देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स, इनके लिए भी रूल्स हैं। जैसे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो हैं ये जैसे कि अमेजन प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, इन पे ना पोर्नोग्राफिक कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये इन्होंने बोला, आईटी रूल्स हमारे ये बोलते हैं ये अपने कंटेंट को क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे अलग अलग एजेस के अंदर। मान लो कोई कंटेंट है जिसके अंदर कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है, जो 7 साल के लिए अलग कंटेंट, मतलब 7 साल वाले जो लोग हैं उनके लिए अलग कंटेंट रहेगा, 13 साल वालों के लिए अलग रहेगा, 16 साल के लिए अलग रहेगा, जो एडल्ट लोग हैं उनके लिए अलग कंटेंट रहेगा। तो कंटेंट को आपको क्लासीफाई करना होगा, ऐसा हमारे आईटी रूल्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें यानी कि कोई यहाँ पर ये सारी चीज़ें रेगुलेट करें और साथ ही साथ जो है ये पोर्नोग्राफिक कंटेंट ना दिखाया जाए, इस चीज़ के ऊपर फोकस है। साथ ही साथ यहाँ पे आप कह सकते हो पेरेंटल लॉक जैसी चीज़ भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है, जो कि यहाँ पर पेरेंटल लॉक आप समझते होंगे कि यहाँ पर जो बच्चों के लिए यहाँ पर पेरेंट्स जो है वो लॉक लगाते हैं कि यहाँ पर आप कह सकते हो कि बच्चा जो है गलत संगति में ना पड़े, ठीक है। क्या होता है यहाँ पर ये उल्टी सीधी चीज़ें यहाँ पर आज के टाइम पर सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाती हैं, तो यहाँ पर पेरेंटल लॉक भी इसी चीज़ को देखने को मिलेगा। उसी के साथ यहाँ पर बोला क्या, आईटी रूल्स के अंदर जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं वो डिस्प्ले रेटिंग भी देंगे। डिस्प्ले रेटिंग का मतलब है कि आप पहले डिस्क्रिप्शन बता दो ये जो कंटेंट है वो किस नेचर का है, किस प्रकार का है, ताकि जो है बंदा आगे अगर उसके देखने लायक है तो देखा जाए, ना देखने लायक है तो ना देखा जाए। तो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देना होगा, ऐसा यहाँ पर बोला गया। उसके बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के अंदर भी एक ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म होगा, मतलब भी यहाँ पर भी कोई किसी को कंप्लेंट है तो कंप्लेंट यहाँ पर सुनवाई करने के लिए ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म देखने को मिलेगा। और ये जो मैकेनिज्म है ये 3 लेवल पर देखने को मिलेगा। एक होगा सेल्फ रेगुलेशन बाय द पब्लिशर, मतलब जो भी पब्लिश कर रहे हैं वो सेल्फ रेगुलेट कर सकते हैं उस ग्रीवेंस को, या फिर यहाँ पे जो दूसरा लेवल है वो है सेल्फ रेगुलेशन बाय द सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज़, यानी जो सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज़ हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इन जो भी रेड्रेसल हैं, जो भी परेशानियाँ हैं उनको सॉल्व कर सकती हैं। या फिर यहाँ पर ये ओवरसाइट मैकेनिज्म होना चाहिए। ओवरसाइट मैकेनिज्म का मतलब क्या है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये लोग एस्टेब्लिश करेंगे एक इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी, और एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि इन सारे ग्रीवेंसेस को हेयर करेगी। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये है कंप्लीट आईटी रूल्स। ज़री सी देर में हम लोगों ने सारे आईटी रूल्स को कवर कर लिया है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है आगे हम देखेंगे। तो आपने देखा होगा ये ट्विटर को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, ट्विटर और कांग्रेस को लेकर। तो यहाँ पे ट्विटर ने पहले तो जो राहुल गांधी है उनके अकाउंट को ब्लॉक किया, नाउ अब यहाँ पर इनके अकाउंट को अनलॉक कर दिया है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है कांग्रेस के लीडर के द्वारा कि हाँ ट्विटर ने अनलॉक कर दिया अकाउंट। क्वेश्चन ये आता है राहुल गांधी का अकाउंट ब्लॉक क्यों किया था ट्विटर ने। तो यहाँ पर राहुल गांधी का काम ये था कि इन्होंने एक फैमिली के साथ पिक्चर खिंचा ली थी। मतलब पिक्चर लेने के बाद जो है इन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किया, और वो फैमिली वो थी, आप कह सकते हो कि एक तरीके से उस फैमिली के अंदर एक बच्ची थी जिसका रेप हुआ था, ठीक है, 9 ईयर ओल्ड विक्टिम थी, ठीक है। आप कह सकते हो कि रेप और मर्डर हुआ था। तो मतलब आप कह सकते हो कि उसकी फैमिली के साथ यहाँ पर इन्होंने पिक्चर खिंचाई। पिक्चर लेने के बाद जो है उसको अपलोड किया।
तो यहाँ पर उसी वजह से ट्विटर ने क्या किया, ये हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के अगेंस्ट में है और ट्विटर ने जो है इनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया था। फिर उसके बाद ट्विटर ने इन सब चीज़ों को अनलॉक भी किया है। ठीक है, यहाँ पे इसको बोला गया है वॉयलेशन ऑफ द लॉ। जो NCPCR है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इन्होंने यहाँ पर कंप्लेंट कर दी ट्विटर को इस चीज़ को लेकर कि हाँ ये कहीं ना कहीं वॉयलेशन है लॉ का। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा है एक वर्ड आया है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। जो NCPCR है ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है और एग्जाम में चांसेस हैं कि इस बार क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाए NCPCR के रिगार्डिंग। तो NCPCR क्या है हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ये GS पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वहाँ पे आपका सिलेबस आता है इश्यूज रिलेटेड टू चिल्ड्रन। ठीक है, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग इसको इंपॉर्टेंट समझ सकते हो। ये जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको सेटअप किया गया था मार्च 2007 में। किसके अंडर में? अंडर एक एक्ट था और उस एक्ट का नाम है कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एक्ट है 2005 का, इसके अंडर में NCPCR को बनाया गया था। आपको ध्यान रखना है, ये इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा, बच्चों को प्रोटेक्शन देने के लिए इस NCPCR को बनाया गया है। और ये किसके कंट्रोल में आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के कंट्रोल में यहाँ पर ये NCPCR आपको देखने को मिलेगा। ये जो कमीशन है इसका मेन फोकस यही है कि जो बच्चों के राइट्स हैं, बच्चों के जो पूरे हक हैं, उनको प्रोटेक्शन दी जा सके। ठीक है, उनका वॉयलेशन ना हो, ये यहाँ पर ये फोकस करता हुआ नजर आता है। उसी के साथ यहाँ पर NCPCR इंश्योर ये भी करता है कि बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिल जाए, जो कि हमने अनाउंस करी थी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के थ्रू। तो यहाँ पे बच्चा एजुकेशन की तरफ आगे बढ़े। साथ ही साथ NCPCR का मेन काम यह है जो पोक्सो एक्ट है, पोक्सो मतलब प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। ठीक है, जो एक्ट है इसका भी अच्छी तरीके से इंप्लीमेंटेशन हो। ये जो पोक्सो एक्ट है ये क्या करता है? बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंसेस से बचाता है और ये एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर आप कह सकते हो ये NCPCR फोकस करता है कि ये एक्ट अच्छे से इंप्लीमेंट हो, बच्चों को प्रोटेक्शन दी जा सके। ओवरऑल अगर हम बात करें तो NCPCR का यहाँ पर फोकस ही है कि बच्चों को यहाँ पर वॉयलेशन से या फिर इन सब चीज़ों से बचाया जा सके। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल आपको ये वाला देखने को मिल जाएगा। अगेन यहाँ पे पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ये भी आर्टिकल बहुत ज़्यादा यहाँ पर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से रिलेट होता हुआ नजर आएगा। कैसे, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। जो कोर्ट्स हमारी कंट्री के अंदर वो आज के टाइम पर भी डिफर कर रहे हैं मैरिटल रेप को लेकर। मैरिटल रेप क्या होता है? जो वैवाहिक आप कह सकते हो कि वैवाहिक बलात्कार होता है। ठीक है, शादी के बाद भी यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, हस्बैंड के थ्रू ये सारी चीज़ें होती हुई नज़र आ जाती हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हो वो मैरिटल रेप के अंदर आता है। तो ये मैरिटल रेप अभी भी हम लोगों को देखने को मिल जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस भी कह सकते हो आप, ये काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हुआ है। मैरिटल रेप क्राइम इंक्रीज़ हुआ है इंडिया के अंदर और ये बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स भी बताते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। कोर्ट्स जो है यहाँ पर सही से फोकस नहीं कर रहे हैं आज के टाइम पर इन चीज़ों के ऊपर। ठीक है, बहुत सारे कोर्ट्स जिन्होंने यहाँ पर आप कह सकते हो कि फेवर में काम किया है इन सब चीज़ों के, कि हाँ ऐसा हुआ है तो इनका इंटरनल मैटर है। एंटीसिपेटरी बेल भी मिली है बहुत सारे आदमियों को इस चीज़ को लेकर। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे फोर्सिबली सेक्स किया है अपने वाइफ के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हालांकि ये इलीगल बोला गया है और बोला गया कि यहाँ पर कि इतना बुरा बर्ताव किया गया अपने वाइफ के प्रति कि वो पैरालाइज हो चुकी थी। ठीक है, और आप कह सकते हो कि इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग भी उस इंसान को एंटीसिपेटरी बेल मिल गई है। तो ये चीज़ें आज के टाइम पर हमारी कंट्री के अंदर देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है, इसके ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा और ये जो मैरिटल रेप है इसको एक क्राइम घोषित करना पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम पर ये बहुत ज़्यादा डिबेट में रहता है कि मैरिटल जो ये मैरिटल है एक तरीके से रेप है, इसको क्राइम नहीं बोला जाएगा, ये और वो। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरनल मैटर बोला जाता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट देखने को मिल जाता है। मैं भी आपको एक चीज़ अच्छे से क्लियर करता हूं। तो इंडिया के अंदर क्या सिनेरियो इस चीज़ को लेकर आपसे एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। एग्जाम में यहाँ पर ये करंट से रिलेटेड बात तो हमने समझ ली। अब ये मैरिटल रेप एग्जैक्टली क्या होता है, भारत के अंदर क्या सिचुएशन, आपको एक एक पर्सपेक्टिव इसका क्लियर करना होगा। तो मैरिटल रेप जो है इंडिया के अंदर, ये आर्टिकल आपका GS पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक्स दे रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, रोल ऑफ वेमेन, इशूज़ रिलेटेड टू वेमेन। तो यहाँ से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो रेप की डेफिनेशन है वो आपको सेक्शन 375 जो है हमारा इंडियन पिनल कोड का, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो सेक्सुअल असॉल्ट चाहे वो कैसा भी हो, ठीक है, इंटरकोर्स और वुमेन के साथ, वो सेक्सुअल रेप ही कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो ये मैरिटल रेप है ये भी रेप ही होगा, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है कि हाँ ये रेप ना हो। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे क्या है, आप कह सकते हो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में लगभग 15 साल से ऊपर की जिनकी उम्र है वो यहाँ पर अगर ये फोर्सफुली ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं,
अनविलिंगली सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो वो भी सेक्शन 375 के अंदर रेप के कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं रेप की कैटेगरी में है। तो यहाँ पर जो आज के टाइम पर जो चीज़ें इंप्लीमेंट हो रही हैं कोर्ट के द्वारा, जो चीज़ों के ऊपर फोकस किया जा रहा है वो बिल्कुल भी सही आज के टाइम पर देखने को मिलेगा नहीं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें जो ये कॉन्सेप्ट है मैरिटल रेप का इंडिया के अंदर, वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। मैरिज होती है किन के बीच में, मैन एंड वीमेन के बीच में, फिर उसके बाद यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो है आप कह सकते हो कि फोर्सफुली, कभी यहाँ पर जो मैन है ना वो फोर्सफुली यहाँ पर सेक्सुअल इंटरकॉर्स करने की कोशिश करता है या फिर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो ये कहीं ना कहीं मैरिटल रेप की कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बोला गया ये जो मैरिटल रैप है ये बहुत मतलब कि जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि बहुत पहले ब्रिटिश एरा के टाइम से यहाँ पर इसको बढ़ावा दिया गया है। ब्रिटिश एरा में ही यहाँ पर इसको नॉन क्रिमिनलाइज कर रखा था, हालांकि इसको क्रिमिनलाइज करना चाहिए, इसको मतलब क्राइम नहीं बोला जाता था ब्रिटिश एरा के टाइम से ही। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमारे पास आईपीसी ड्राफ्ट किया गया था 1860 के अंदर, तब भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये सारी चीज़ें देखने को मिल गई थी। और उसके बाद यहाँ पे आज के टाइम पर बोला जाता है कि अगर ये मैरिटल रेप होता है तो ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 का वॉयलेशन है, आर्टिकल 14 का हनन हो रहा है। कैसे? क्योंकि राइट टू इक्वालिटी है, आर्टिकल 14 हमारी चर्चा करता है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जो आर्टिकल 14 है इसका हनन होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद आप कह सकते हो क्या है हमारा ये जो अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो ये आर्टिकल 21 का भी कहीं ना कहीं वॉयलेशन देखने को मिलेगा। आर्टिकल 21 जो कि चर्चा करता है आज के टाइम पर बहुत सारी चीज़ों को लेकर। ठीक है, जैसे राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है। उसके बाद साथ ही साथ राइट टू हेल्थ हो गया, मतलब इसके अंदर ही इंक्लूड किया गया है राइट टू प्राइवेसी, राइट टू डिग्निटी, राइट टू सेफ लिविंग, राइट टू सेफ एनवायरनमेंट। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं वॉयलेशन इनका होता हुआ नज़र आता है। अगर ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं तो यहाँ पर जो मैरिटल रेप है तो ये भी कहीं ना कहीं क्राइम ही देखने को मिलेगा। बट जो है चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं हो रही हैं। होता क्या है, अगर यहाँ पे चलो क्राइम हो गया मान लो और उसके बाद मैन को अरेस्ट भी किया गया है, तो आप कह सकते हो एंटीसिपेटरी बिल पर छूट रहा है, या फिर ऐसे और भी बहुत सारे केसेस देखने को मिल जाते हैं जो कि मुद्दा ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलत है, इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़ेंगे। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, तो यहाँ पे चर्चा हो रही है तालिबान का जो ये इस समय खतरा काफ़ी हद तक बढ़ रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारी सरकार अलग अलग कंट्रीज़ की जो है गवर्नमेंट अपनी तरफ से रिव्यू कर रही हैं और एक तरीके से उनका प्लानिंग ये है जो भी सिटीजन्स फंसे पड़े हैं काबुल के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, उन लोगों को वहाँ से निकाला जाए। ये काम किया जा रहा है। यूएस हो गया, यूके हो गया, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ हो गई, ये सब अपने सिटीजन्स को यहाँ से निकाल रही हैं। इंडिया भी अपने सिटीज़न को निकाल रहा है। अब फ़्लाइट के थ्रू यहाँ पे बुलाया जा रहा है क्योंकि आज के टाइम पर बवाल बहुत बढ़ चुका है। जो तालिबान है अफगानिस्तान के अंदर, एक तरफ अफगानिस्तान की सरकार है, दूसरी तरफ तालिबान जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट हैं वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो चुके हैं। तालिबान ने बहुत सारी जगह पर कब्जा कर लिया है ऑलरेडी अफगानिस्तान के अंदर, और अब यहाँ पर लगभग काबुल के ऊपर कब्जा करने की कोशिश है। काबुल जो है अफगानिस्तान की कैपिटल है और लगभग आप कह सकते हो 40 से 50 किलोमीटर दूर पर ये तालिबान वाले देखने को मिल जाएंगे। ये लगभग काबुल के ऊपर भी कब्जा करने वाले हैं। आप कह सकते हो तालिबान का कहना यह है कि लगभग आज से 1-1.5 सप्ताह के अंदर ये काबुल के ऊपर कब्जा कर लेंगे, और काबुल के ऊपर कब्जा करना मतलब जो है अफगानिस्तान लगभग इनके हाथ में आ जाना। फिर उसके बाद जो है अफगानिस्तान के अंदर क्राइसिस डबल लेवल पर बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो इन चीज़ों के ऊपर यहाँ पे फोकस किया गया। देखेंगे आने वाले टाइम पर हम लोग किस तरीके से यहाँ पर कि एक तालिबान को रोका जाता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पर इसको रोकना। ओके, अगला आर्टिकल आप लोग देख पाओगे, चर्चा हो रही है पार्लियामेंट इज़ द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, और ये स्टेटमेंट दिया है हमारे प्रेसिडेंट ने। ठीक है, तो आपको मालूम है आज है 15 अगस्त 75th इंडिपेंडेंस डे। इसी चीज़ के अवसर पर बहुत सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं और यहाँ पर आप देख पाओगे चर्चा हो रही है कि पार्लियामेंट एक टेम्पल है डेमोक्रेसी का, ऐसा हमारे प्रेसिडेंट बोलते हैं। यहाँ पर पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे बिल्स वगैरह पास होते हैं, डिबेट होती है, डिस्कशन होता है, सारे इशूज़ का डिस्कशन होता है, कोई लॉज पास करने होते हैं वो यहाँ पे होता है। तो यहाँ पर क्या है, एक डेमोक्रेसी का काम करता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट एक मंदिर है डेमोक्रेसी का। ऐसे यहाँ पे बार बार यही स्टेटमेंट दोहराए गए हैं इसके अंदर। फिर उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट ने बधाइयाँ दी हैं टोक्यो ओलंपिक्स के जो भी विनर्स हैं। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 हुआ है, आपको मालूम होगा। इसके अंदर बहुत सारे जो विनर्स निकल कर आए हैं उनको भी यहाँ पर प्रेज़ किया है। उसके बाद यहाँ पर जो जम्मू एंड कश्मीर है उसके बारे में चर्चा हुई है। जम्मू एंड कश्मीर की भी आज के टाइम पर हम लोग फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं, और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर काफ़ी कुछ बदला है आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने के बाद। तो वही आम सी बातें हैं जिनके ऊपर यहाँ पर फोकस किया गया है। अगला आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर चर्चा हो रही है 9 मिलिट्री पर्सनल हैं जिनको शौर्य चक्र से अवार्ड किया गया है। अब आपको यहाँ पर देखना यह है वो कौन कौन है। तो यहाँ पे 9 मिलिट्री पर्सनल हैं जिनको अवार्ड दिया गया है शौर्य चक्र का, और थर्ड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो बहुत सारे कारगिल हीरो थे उसमें भी यहाँ पर आप कह सकते हो जो मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट योगेंद्र सिंह यादव थे,
ठीक है, एक परमवीर चक्र अवॉर्डी हैं, इनको भी अवार्ड किया गया है एज अ रैंक ऑफ ऑनरी कैप्टन बाय द प्रेसिडेंट। यहाँ पे एक रैंक दी गई है, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे पर यहाँ पर आप कह सकते हो कैप्टन की रैंक दी गई है इनको। उसके बाद जो प्रेसिडेंट हैं हमारे रामनाथ कोविंद जी, वो भी एक सुप्रीम कमांडर हैं आर्म्ड फोर्स के, इन्होंने अप्रूव किया। लगभग 144 गैलेंट्री अवार्ड दिए जाएंगे जो भी आर्म्ड फोर्सेस हैं, पुलिस हो गए या पैरामिलिट्री पर्सनल हो गए, उनको यहाँ पर आज के दिन इंडिपेंडेंस डे पर ये अवार्ड्स दिए जाएंगे। उसके बाद जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने भी यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है। साथ ही साथ इसके अंदर एक अशोक चक्र भी है, कीर्ति चक्र भी है, 15 शौर्य चक्रास हैं, 120 आप कह सकते हो कि सेना मेडल्स हैं, 5 नाव सेना मेडल्स हैं, 2 वायु सेना मेडल हैं। तो यहाँ पर ये सारे मेडल्स आज के टाइम पर देने वाले हैं। उसका जो प्रेसिडेंट है उन्होंने यहाँ पर आप कह सकते हो कि और भी ज़्यादा अवार्ड करेंगे, जैसे कि तटरक्षक मेडल हो गया और 3 तटरक्षक मेडल मेरिटियस सर्विस के लिए हो गया। तो यहाँ पर ये मेडल्स भी दिए जाएंगे, मतलब हर कैटेगरी के अंदर मेडल देने की बात करी गई है। और जितने भी ये 6 शौर्य चक्रा होंगे आर्मी से, तो यहाँ पे अवार्ड किए जाएंगे काउंटर टेरर ऑपरेशंस के लिए, जो कि यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर काउंटर टेरर ऑपरेशंस चलाए गए हैं, वहाँ पर उनके केसेस में यहाँ पर ये सब चीज़, ये सारी जो मेडल्स हैं वो दिए जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो बहुत सारे पुलिस पर्सनल हैं, उनको यहाँ पर प्रेज़ किया गया है कि किस तरीके से यहाँ पर काम किया गया है सबके द्वारा, उनको यहाँ पर एक तरीके से आपका प्रेज़ करने की बात करिए, उनको उत्साह दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई, ये जो हमने पूरा अवार्ड का देखा है इसके अंदर जो लेट कैप्टन आशुतोष कुमार जी हैं, ठीक है, यहाँ पे आप कह सकते हो कि इनको भी रिकमेंड किया गया है शौर्य चक्र के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो इनका पिक्चर है। एक तरीके से ये मतलब आप कह सकते हो वीर गति को प्राप्त हो गए थे टेररिस्ट से लड़ते लड़ते एलओसी के पास, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहीं पर। तो आप कह सकते हो इनको भी यहाँ पर शौर्य चक्र के लिए लाया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो कि यहाँ पर एग्जाम में पूछी जा सकती है, साथ ही साथ हमारे लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा। और आर्मी पर्सनल को भी यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो सबको उत्साह दिया गया है, सबको प्रेज़ किया गया है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के अंदर जो सिक्योरिटी है वो सब इन्हीं लोगों की वजह से है। आज के टाइम पर हम लोग शांति से रह पा रहे हैं, वो सब इन्हीं लोगों की वजह से है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद सब मेजर जो यादव हैं, ये एक यंगेस्ट हैं जिनको अवार्ड दिया गया है, जो परमवीर चक्र है उनको ये अवार्ड दिया गया है। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, इनको 19 की एज में ये अवार्ड मिला था, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा बहादुरता दिखाई थी अपनी 1999 की कारगिल वॉर के अंदर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, ये कुछ चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पे बोला गया है जो 20 आईटीबीपी हैं, जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस हैं, लगभग 20 पर्सनल हैं, उनको भी अवार्ड दिया जा रहा है। वेलर का बहादुरी दिखाई उन्होंने लद्दाख वाले रीजन के अंदर, तो उनको भी यहाँ पे अवार्ड दिया जाएगा। उसी के साथ आप कह सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सैटरडे में बोला है 1380 पुलिस पर्सनल हैं, उनको अवार्ड दिया जाएगा। उनको अवार्ड दिए जाएंगे जो मेडल्स हैं ये इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर। उसी के साथ पुलिस मेडल है, आप कह सकते हो कि ये है गैलेंट्री, जो पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री है ये दिया जाएगा। और उसका लगभग जो 20 इंडो तिब्बतन पुलिस जो 20 इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी जिसको हम लोग बोलते हैं, इनको भी यहाँ पर ये रिसीव करने वाले हैं पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा बहादुरता दिखाई है लद्दाख वाले रीजन में, जहाँ पर आप कह सकते हो कि इंडिया और चाइना के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हुए हैं। वहाँ पर ये हमेशा डटे रहे और उन्होंने काफ़ी तक सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई है, तो इनको भी कहीं ना कहीं ये प्रेज़ मिलना ही चाहिए। उसके बाद अगला आर्टिकल चर्चा करता है एंटी ड्रोन सिस्टम के बारे में। देखो इंडिपेंडेंस डे है, खतरा भी है बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगा, सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा कश्मीर वाले एरियाज़ में खासकर। तो कश्मीर वाले एरियाज़ के अंदर एंटी ड्रोन सिस्टम को फैला दिया गया है। अगर कोई ड्रोन आता है तो वो यहाँ पर उसको उड़ा दिया जाएगा पहले ही। कोई यहाँ पर हम लोग नहीं चाहते कि अशांति क्रिएट हो आज के दिन, ठीक है। तो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी आज के टाइम पर आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ एंटी ड्रोन सिस्टम भी फैला दिए गए हैं पूरे एलओसी पर जम्मू में, ताकि जो है एक सर्विलेंस रखा जा सके, एक निगरानी रखी जा सके इंडिपेंडेंस डे पर। और साथ ही साथ मतलब वैसे भी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रहती है। उसके बाद आप कह सकते हो कि यहाँ पे फोकस यही रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हो सकता है कि हमें मतलब थोड़ा बहुत प्रतीत ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर इनसिक्योरिटी से क्रिएट हो। तो यहाँ पर उस चीज़ को देखते हुए हम लोग यहाँ पर अपनी टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय कर रहे हैं, और हमारा फोकस यही है कि हम लोग कोई भी यहाँ पर जो भी यहाँ पर सिचुएशन आज के टाइम पर देखने को मिल सकती है, जैसे कोई भी इनसिक्योरिटी देखने को मिल सकती है, तो वो इनसिक्योरिटी क्रिएट ना हो। और इसी चक्कर में हमने एंटी ड्रोन सिस्टम को फैला दिया है कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ होगी या फिर ड्रोन के माध्यम से कोई भी अटैक होगा तो उसको रोका जा सकेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये फोकस किया गया है आज के टाइम पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। और क्या है हमारे इंपॉर्टेंट,
यहाँ पर आप देख पाओगे पेज नंबर 12 के ऊपर आएंगे, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। दुनियादारी में क्या चल रहा है तो सबसे पहले अफगानिस्तान की सबसे ऊपर चर्चा होती है। अफगानिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बवाल हो रहा है। अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं वो आज के टाइम पर आप कह सकते हो उन्होंने अपनी जो फोर्सेस हैं उनको रीमोबिलाइज कर लिया है। और जो ये फोर्सेस हैं इनका फोकस ये रहने वाला है, क्योंकि तालिबान क्या है ना, तालिबान काबुल के बहुत ज़्यादा पास में पहुँच चुका है। तालिबान का कहना यह है कि आने वाले कुछ टाइम में, जैसे मैंने आपको बताया, 1 से 1.5 सप्ताह में काबुल के ऊपर कब्जा करेंगे, तालिबान ने बोला है। लेकिन यहाँ पर अफगानिस्तान नहीं चाहेगा कि काबुल के ऊपर कब्जा करने दिया जाए तालिबान को, क्योंकि उसके बाद जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा ख़राब होगी और जो वहाँ पे हालात हैं वो और ज़्यादा ख़राब होते हुए नज़र आएंगे। तो यहाँ पर इसी चक्कर में जो फोर्सेस वगैरह हैं उनको वापस से रीमोबिलाइज़ किया गया है। ठीक है। और बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं आज के टाइम पर अपने लोगों को अफगानिस्तान से निकालती हुई नज़र आएंगी। तो आप खुद समझ रहे होंगे क्या मतलब क्या ही हो रहा है वहाँ पर। तालिबान ने अभी कैप्चर कर लिया है मज़र शरीफ को भी, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ये भी बताया गया। और उसके बाद तालिबान ने बहुत सारे सिटीज़ को कैप्चर कर लिया है और अब बहुत सारी प्रोविंशियल कैपिटल्स को कैप्चर कर लिया है। अब फोकस है पूरी तरह से काबुल के ऊपर। मज़र शरीफ ये जो अफ़गानिस्तान का चौथा एक सबसे बड़ा शहर है जो कि तालिबान के अंडर में आ चुका है। तो यहाँ पर आप देखते हैं आने वाले टाइम पर कैसे ये सिचुएशन को रोका जाएगा, क्योंकि डेली बेसिस पर इसको कवर किया जा रहा है। उसके बाद मैंने बोला था आज आपको मैप में हेती को देखना है। हेती को क्यों देखना है, क्योंकि 7.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक वहाँ पे हिट हुआ है। मतलब 7.2 मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा हो गया ये। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया और इसकी वजह से डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है। लगभग 29 लोगों की जान गई है। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स वगैरह शेयर करे गए हैं जहाँ पर डिस्ट्रक्शन काफ़ी भरपूर देखने को मिला है। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल है। चर्चा ये हो रही है यूएस के जो ट्रूप्स हैं वो काबुल में रीच करने वाले हैं आज के दिन। यूएस अपने जवानों को फिर से भेजेगा। लगभग 3,000 सोल्जर्स को भेजा जाएगा काबुल के अंदर। ये आज जो है वहाँ पे अराइव करेंगे काबुल के अंदर, इसलिए भेजा जाएगा ताकि वहाँ पे जो लोग हैं ना, लोगों को निकाला जा सके, लोगों को बचाया जा सके, उनको इवैक्यूएट किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो एम्बेसी के जो लोग हैं और भी बहुत सारे सिविलियंस हो गए अफगानिस्तान की कैपिटल के अंदर, उनको इवैक्यूएट किया जा सके, उनको बचाया जा सके, इसके ऊपर फोकस कर रहा है आज के टाइम पर ये यूएस, और करना भी चाहिए। और यहाँ पर स्टाफ है बढ़िया, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो ये सिचुएशन है वो भी यहाँ पर यूएस की वजह से देखने को मिलेंगी। ऐसा बहुत सारे स्टेटमेंट आपको ये देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स के द्वारा, बहुत सारे लीडर्स के द्वारा स्टेटमेंट देखने को मिल जाएंगे कि यूएस ने बहुत जल्दी कर दिया अपने सोल्जर्स को विड्रॉ करने में, और जितनी जल्दी इसने विड्रॉ करा है सोल्जर्स को उसके बाद से ही उतनी तेज़ी से यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट, बहुत ज़्यादा वायलेंस जो है यहाँ पर क्रिएट हुआ है। हालांकि यूएस को कोई ना कोई आप कह सकते हो मीटिंग यानी कोई ना कोई एग्रीमेंट करके वहाँ से निकलना चाहिए था, ठोस एग्रीमेंट करके निकलना चाहिए था ताकि जो शांति है वो बनी रह सके। लेकिन कोई ऐसा ठोस एग्रीमेंट हुआ नहीं, उसकी वजह से आज के टाइम पर अफगानिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा अशांति देखने को मिल जाएगी। और फोकस यही है कि अब यहाँ पर क्या करा जाए। फोकस यहाँ पर यही है कि अभी जो है बहुत सारे लोगों को ये निकालेगा यूएस जो है, एक तरीके से बहुत सारे सिविलियंस हैं, एम्बेसी पर्सनल हैं, उनको बचाया जाएगा, उनको इवैक्यूएट किया जाएगा इस वाले रीजन से। उसके बाद अगला आर्टिकल चर्चा करता है श्रीलंका जो है ऑक्सीजन को खरीदेगा इंडिया से, और यहाँ पे ज़रूरत है श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका के अंदर कोविड की चौथी वेव चल रही है और चौथी वेव में लोग मतलब डेली बेसिस पर बहुत सारे केसेस भी निकल कर आ रहे हैं और जो है डेथ भी हो रही हैं। एवरेज की बात करें तो लगभग 3,000 एक दिन के अंदर ये केसेस देखने को मिल रहे हैं कोविड-19 के, और डेथ भी बहुत सारी हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो श्रीलंका यहाँ पर ऑक्सीजन को ख़रीदने की चर्चा कर रहा है। क्यों कर रहा है वो मैंने आप लोगों को बताया। और इंडिया जो है यहाँ पर ये प्रोवाइड करवा सकता है, इंडिया यहाँ पर प्रोवाइड करवाएगा भी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमारे जो है पड़ोसी देश है। उसके बाद आप कह सकते हो कि रिलेशन आज के टाइम पर अगर हम बात करें इंडिया और श्रीलंका के तो कुछ इतने खास नहीं हैं, बट फिर भी हम लोग थोड़ा सा मदद प्रोवाइड करवाएंगे। और हम लोगों ने बहुत सारी कंट्रीज़ को और भी ऑक्सीजन की मदद दी है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। जैसा कि बांग्लादेश को हम लोगों ने 180 मैट्रिक टन ऑफ लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाया था। उसके बाद बांग्लादेश के अलावा हमने नेपाल को भी ऑक्सीजन भेजा था। अब यहाँ पर हम लोग श्रीलंका की भी हेल्प करेंगे, क्योंकि श्रीलंका के अंदर जो केसेस हैं वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहे हैं। कंट्री के अंदर लगभग 3.5 लाख केसेस देखने को मिल पाएंगे पिछले एक साल के अंदर। 11% जो है जिसके अंदर आप कह सकते हो एक्टिव केसेस हैं, और कहीं ना कहीं यही जो है एक्टिव केसेस ये कोविड को स्प्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए श्रीलंका को ये स्टेप उठाना पड़ा है। उसके बाद बोला गया है यहाँ पर इंडिया की सिचुएशन। इंडिया के अंदर भी कहीं अभी कुछ टाइम पहले मतलब बहुत ज़्यादा क्राइसिस देखने को मिले थे ऑक्सीजन को लेकर। आपको मालूम होगा अप्रैल का महीना, मई का महीना, वहाँ पर ऑक्सीजन क्राइसिस बहुत ज़्यादा हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई थी। तो इंडिया की भी कुछ चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं इस आर्टिकल के अंदर। बट यहाँ पर रिलेशंस की तरफ हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अगर यहाँ पर कुछ चीज़ें सॉल्व होती हुई नज़र आती हैं तो यहाँ पर उसके ऊपर भी देखा जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आर्टिकल जो है प्रोफाइल्स में आता है, तो संडे में यहाँ पर आप कह सकते हो एडिटोरियल आता नहीं है। हाँ, एक चीज़ और है, आज मैं आप लोगों के लिए एडिटोरियल डिस्कस करने वाला था मंडे वाले, बट वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो शायद, हाँ 34 मिनट्स का हो चुका है। अभी भी हमारे पास काफ़ी आर्टिकल्स बचे हैं डिस्कशन करने के लिए। चलो पहले हम लोग इनको देखते हैं, उसका टाइम बचता है तो हम लोग उन एडिटोरियल्स को भी कवर करेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, जैसे मैं बताता हूँ कि आपको सिर्फ वीडियो देखनी है, अपने नोट्स बनाना है, जो भी आप काम कर रहे हो करना है, बाकी सारी जिम्मेदारी मेरे पर छोड़ दो। मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहा हूँ, मैं आपको वीडियोस दे रहा हूँ, ठीक है। और बाकी सारे जो नोट्स वगैरह जितना मुझसे पॉसिबल हो पाएगा मैं यहाँ पर करता रहूँगा। और मतलब कि हम लोग कंटेंट को काफ़ी हद तक रिलेट कर रहे हैं अपने एग्जाम से, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो। और उसके बाद ज़्यादातर जो भी आर्टिकल्स होते हैं, देखो कोई क्या होता है, मतलब ये आर्टिकल आपने पढ़ लिया, क्या आर्टिकल पढ़ के काम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। आर्टिकल का आपको आगे पीछे सब कुछ देखना पड़ेगा। आर्टिकल करंट है, ठीक है। अब ये करंटली में तो मतलब करंट अफेयर पढ़ने का मतलब क्या है, यहाँ पे यूपीएससी के अंदर आपने करंट न्यूज़ पढ़ ली, लेकिन क्वेश्चन क्या है, क्या इससे ही पूछा जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। इसका अगला पिछला यहाँ पे पूछा जाएगा। जैसे हमने अभी यहाँ पे एक ट्विटर वाला आर्टिकल डिस्कस किया था, उसके अंदर एनसीपीसीआर की चर्चा हो रही थी। क्वेश्चन कहाँ से बन जाता है? वहाँ से बन जाता है। हमने अभी आईटी रूल्स के बारे में डिस्कशन किया कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुछ प्रोविजंस के ऊपर स्टे लगाया, लेकिन क्या है, ये पूछा जाएगा कि हाँ कौन सा हाई कोर्ट ने स्टे लगाया और ये चाह नहीं। आईटी रूल्स से क्वेश्चन बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। तो आईटी रूल्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा आपको। आईटी रूल्स क्या है, मतलब एक टॉपिक मान लो इशू जो है, मतलब एक टाइम पर आईटी रूल्स बहुत ज़्यादा चर्चा में था, बहुत ज़्यादा चर्चा में था, तो आईटी रूल्स का आपने पूरी एक ही बार में सेट कर लिया होगा मामला। आप लोग क्या करो, आईटी रूल्स का इंट्रोडक्शन एक ही बार में आंसर राइटिंग लिख लो, ठीक है। इंट्रोडक्शन दिया, आईटी रूल्स को अच्छे से उसके नोट्स बना लिया, आईटी रूल्स एग्जैक्टली क्या है, टू द पॉइंट बातें लिखी, आईटी रूल्स के प्रोज क्या है, ठीक है, कॉन्स क्या है और उसका कंक्लूजन क्या है। बस ये चार चीज़ों के हर एक आर्टिकल में बस इन 5 चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन, प्रोज, कॉन्स और कंक्लूजन। अब बताओ इससे बाहर क्या पूछा जाएगा? कुछ पूछा जाएगा? मेंस में भी कुछ पूछा जा सकता है? बिल्कुल नहीं पूछा जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पर हर एक आर्टिकल के आपको 5 पहलू देखने हैं, वो है इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन, प्रोज, कॉन्स और कंक्लूजन, ठीक है। इस चीज़ के ऊपर मेरी फोकस करने की पूरी तरह से कोशिश रहती है कि मैं आपको हर चीज़ यहाँ पर प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँ। उसके बाद यहाँ पर जो अगला आर्टिकल है वो बात करता है नीरज चोपड़ा के बारे में। आज के टाइम पर कौन नहीं जानता नीरज चोपड़ा को? आजकल हर एक बच्चा जानने लगा है। टोक्यो ओलंपिक 2020 के विनर आ चुके हैं। आप कह सकते हो गोल्ड मेडल लेकर आए थे ये भारत के लिए, और भारत को काफ़ी हद तक यहाँ पर आप कह सकते हो जो इमेज है वो काफ़ी हद तक बना कर रखी इन्होंने। 23 साल के ये हैं और हरियाणा से बिलोंग करते हैं, और इनका जो थ्रो था वो काफ़ी बेटर था। आप कह सकते हो गोल्ड मेडल मिला है तो सबसे आगे फेंका होगा। थ्रो क्या है? वो है जैवलिन थ्रो, ठीक है। ये कौन है? ये हैं जैवलिन थ्रोअर। ये जो आप देख पा रहे हो, इस चीज़ को यहाँ पे फेंका जाता है और इसको सबसे दूर जो फेंकेगा, ठीक है, उसको यहाँ पर ये अवार्ड मिलता है। और यहाँ पर ये गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं भारत के लिए इस टोक्यो ओलंपिक के अंदर। इनके बारे में आपको कुछ टू द पॉइंट, ये जो आर्टिकल है इसमें से मैंने कुछ 4-5 पॉइंट निकाल लिए हैं टू द पॉइंट, जो एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट है। नीरज चोपड़ा ने अपना बेस्ट दिया। इन्होंने ये जावलिन थ्रो किया है 87.58 मीटर तक का, और इसके साथ इन्होंने गोल्ड हासिल किया। उसके बाद यहाँ पे बोला गया कि देखो ये एक पहले इंडियन एथलीट हैं जिन्होंने इस गोल्ड को जीता है, और भारत के सेकंड एवर इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ध्यान से सुनना, पहले इंडियन एथलीट हैं जिन्होंने गोल्ड जीता है, और भारत के सेकंड एवर इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं क्योंकि इनसे पहले भी यहाँ पर एक हैं, वो हैं अभिनव बिंद्रा, ठीक है। तो वो शूटर थे, उन्होंने भी यहाँ पर ये गोल्ड जीता है 2008 के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है, काफ़ी लंबा समय हो चुका था, लेकिन यहाँ पर नीरज चोपड़ा ने करके दिखाया। उसके बाद इनकी जो परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग थी। यहाँ पे बोला गया कि जो टोक्यो ओलंपिक्स है इसके अंदर जैसे इन्होंने गोल्ड जीता उसके बाद भारत के पास हो चुके थे 6 मेडल्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, नीरज चोपड़ा कौन है? ये एक मैंने आपको बताया इनकी उम्र और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, जावलिन थ्रोअर हैं। उसके अलावा भी एक नायब सूबेदार हैं, जो 4 राजपूताना राइफल्स इंडियन आर्मी के अंदर, वहाँ पे नायब सूबेदार की तरह यहाँ देखने को मिलते हैं। उसके बाद साथ ही साथ यहाँ पर ये इंडिया के पहले एवर जैवलिन थ्रोअर बने जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 2008 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर। फिर 2018 के अंदर इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर एक मेडल जीता था। उसके बाद 2018 के अंदर फिर से एशियन गेम्स के अंदर मेडल जीता था। नाउ अब 2020 के अंदर 2020 वाला इन्होंने टोक्यो ओलंपिक के अंदर एक मेडल जीत लिया है। तो आपको ध्यान रखना है, काफ़ी सारे मेडल्स ये ऑलरेडी पहले से जीत चुके थे, तो ये कहीं ना कहीं पक्का था ये वाला मेडल, और यहाँ पर उन्होंने ये काम करके ही दिखाया है। ओके, उसके बाद हम लोग बात करेंगे फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में। तो इस आर्टिकल को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पर क्या है, वेयर विल क्लाइमेट चेंज स्ट्राइक के बारे में चर्चा हो रही है। मतलब ये जो IPCC की रिपोर्ट है, मैंने लगभग 2-3 बार डिस्कशन किया है इसका, ठीक है। ये क्या है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज।
आज के टाइम पर जो सिचुएशन है काफ़ी ख़राब है एनवायरमेंट को लेकर, ठीक है। क्लाइमेट चेंज की यहाँ पे लेकर चर्चा हो रही है। बोला गया है इंडिया का क्या इम्पैक्ट, इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इंडिया के ऊपर देखो मैं बताता हूँ क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज क्या हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ने से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ रही है, एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है। गर्मी बढ़ेगी तो क्या होगा, जो हिमालयाज़ हैं, ग्लेशियर्स हैं, वो भी गर्म हो रहे हैं। अब हिमालय ग्लेशियर गर्म होंगे तो वो पिघलेंगे, पिघलेंगे तो फिर क्या होगा, जो पानी होगा वो सब सी लेवल पर पहुंचेगा। अब सी लेवल पर पानी पहुंचेगा तो इससे सब क्या होगा, सी लेवल का जो लेवल है उसका वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो वो मतलब सी लेवल का जो पानी है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब पानी बढ़ेगा तो इससे क्या दिक्कत है, इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत है जो भी कोस्टल एरियाज़ हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करें तो यहाँ पर नीचे आपको नीचे की साइड बहुत सारे कोस्टल एरियाज साइड वाले देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर मुंबई वगैरह देखने को मिल जाएगा, इधर आपको कोस्टल एरियाज देखने को मिल जाएंगे। जो कोस्टल रीजन्स हैं इनको बहुत खतरा है, ये सब डूब जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें देखने को मिलती है, बहुत सारे आइलैंड दिखाई भी नहीं पड़ेंगे जिस प्रकार से अगर यहाँ पर सी लेवल बढ़ने लगा तो यहाँ पर उसी चीज़ को लेकर फोकस किया गया कि इंडिया को भी कंसर्न है, प्लस दुनिया भर को कंसर्न है, क्योंकि दुनिया भर का जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही कंट्री के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, दुनिया भर के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है इस चीज़ का। ओके, उसके बाद अगला आर्टिकल आप लोग यहाँ पर ये वाला देखो। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, आपको मालूम होगा लियोनेल मेसी, ठीक है। लियोनेल मेसी का आपने नाम सुना ही होगा, फुटबॉलर हैं। और यहाँ पर आप कह सकते हो मेसी ने जो बारका है उसको लीव कर दिया है, ठीक है। लीव क्या कर दिया है, इनको छुड़वा ही दिया गया। यहाँ पर ये लियोनेल मेसी आपको देखने को मिलेंगे। इनको अभी यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में एक इंटरव्यू देते देते रोते हुए नजर आए, ठीक है। और यहाँ पर ये जो बार्सिलोना है वहाँ से खेलेंगे भी नहीं। अब यहाँ पे क्या है, देखो बार्सिलोना में थे पहले, ये बार्सिलोना ने एक तरीके से आप कह सकते हो निकाल ही दिया है इनको। बार्सिलोना ने निकाल दिया तो अब दूसरी टीम ने इनको खरीद लिया है। दूसरी टीम कौन सी है, वो है PSG, पेरिस सेंट जर्मेन, ठीक है। यहाँ पर पेरिस सेंट जर्मेन ने लियोनेल मेसी को साइन कर लिया है 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, ठीक है। और ये 17 साल का इनका करियर था किसके साथ, बार्सिलोना के साथ। लेकिन अब यहाँ पर फिलहाल बार्सिलोना ने इनको निकालने का रीज़न ये था, बार्सिलोना ने बोला देखो अब हमारे पास इतना पैसा है नहीं कि हम लियोनेल मेसी को दे सकें। इनको मतलब इनकी जो इनकम थी वो यहाँ पर आप कह सकते हो कौन सी ईयर की थी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, 4,900 करोड़ रुपए थी, ठीक है। तो आप समझ सकते हो इतनी यहाँ पर ये मतलब चार्ज किया जा रहा था, इनको इतना पैसा दिया जा रहा था। तो उसके बाद यहाँ पे बार्सिलोना ने बोला देखो हमारे पास बजट नहीं है अब कि हम लोग खिला सकें, उसकी वजह से इनको निकाला गया। अब यहाँ पर जब इनको निकाला गया, इनको उन्होंने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू के अंदर रोते हुए नजर आए। उसके बाद यहाँ पे आप कह सकते हो कि एक दूसरी टीम है पेरिस सेंट जर्मेन ने, इन्होंने इनको साइन कर लिया है 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर। और आप कह सकते हो कि लियोनेल मेसी अकेले दम पर इन्होंने बार्सिलोना को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया है। और एक ये कहाँ से बिलोंग करते, तो ये अर्जेंटीना से बिलोंग करने वाले व्यक्ति हैं। 35 ट्रॉफीज़ इन्होंने जीती हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने 100 मैच खेला है, अकेले बहुत सारे मैचेस के अंदर यहाँ पर जीत हासिल करवाई है अपनी टीम को। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। इन्होंने बोला देखो यहाँ पे क्या है ना, इनके कुछ सेंटिमेंट्स हैं, कुछ इमोशंस हैं वो जुड़े हुए हैं बार्सिलोना से। तो ये बार्सिलोना को छोड़ना चाहते नहीं थे, तो वहाँ पे उनके कुछ इमोशंस वगैरह जुड़े पड़े थे। 17 साल से यहाँ पे अपना उनका करियर रहा है वहाँ पर, तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें देखने को मिली थी। अब यहाँ पर लीव किया है इन्होंने, तो लीव करने के बाद तो उसी वजह से यहाँ पर ये चर्चा में है। यहाँ पे आप कह सकते हो कि बार्सिलोना एक तरीके से फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर आ चुका है। फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर क्यों आ चुका है, क्योंकि इन्होंने मतलब बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स को हायर किया, बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पर इनको हायर किया था। नेमर का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। वो भी यहाँ पर एक तरीके से PSG में पहुँच गए 2017 के अंदर। और वहीं PSG के अंदर अभी आपको ये भी जाते हुए नजर आएंगे लियोनेल मेसी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बार्सिलोना ने एक तरीके से बहुत ज़्यादा अमाउंट पे किया है, उसकी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो कि अमाउंट पे करने के बाद जो है यहाँ पर इतना फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर पहुंचा है। और इन लोगों के अलावा भी बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी आए हैं और फिर गए हैं। ऐसी चीज़ यहाँ पर लियोनेल मेसी के साथ भी देखने को मिली है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आते हैं जो संडे है, संडे में साइंस एंड टेक का पेपर आता है। साइंस एंड टेक में आज एक ही आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा। एक आर्टिकल है इकलौता आर्टिकल, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग हाथों हाथ, जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। और ये आज का हमारा लास्ट आर्टिकल है। यहाँ पे चर्चा हो रही है केव लायन कब, ठीक है। जो केव लायन होता है गुफा में रहने वाले, उसका कब ये फाउंड किया गया है, कहाँ पर, साइबेरियन परमाफ्रॉस्ट के अंदर। साइबेरियन परमाफ्रॉस्ट कहाँ पर है, रशिया के अंदर है, ठीक है। तो ये जो बोला जा रहा है, ये जो कब है ना, ये 28,000 साल पुराना है। कहोगे क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल 28,000 साल पुराना है। यहाँ पर क्या कंडीशन है, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, एक सेकेंड। कुछ इस प्रकार से ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिली हैं, तो आपको ध्यान रखना है। और ऐसी चीज़ें अभी यहाँ पर हाल ही में भी एक चीज़ देखने को मिला था, आपको मालूम होगा, रॉटिफर,
ठीक है। रॉटिफर देखने को मिला था, वो तो और ज़्यादा पुराना था और एक तरीके से वो तो जीवित भी था। यहाँ पे आप कह सकते हो ये जो केव लॉयन कब है, ये साइबेरियन पर्माफ्रॉस्ट में देखने को मिला, 28,000 साल पुराना है, साइंटिस्ट का कहना है। और इसको वेल प्रिजर्व रखा है, मतलब अच्छी तरीके से प्रोटेक्टेड था और तभी यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिली है। इवन यहाँ पे बोला गया है कुछ ट्रेसेस हैं इसके, जो मदर का मिल्क है ना, मदर के मिल्क के कुछ ट्रेसेस पाए गए हैं इसकी बॉडी के अंदर, ऐसा यहाँ पे बोला गया। ठीक है। और ऐसी चीज़ कोई नई नहीं है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ नई चीज़ नहीं है, पहले भी हम लोग को देखने को मिला ये सारी चीज़ें। लगभग 2 कप्स थे जिनकी एज थी 1 से 2 महीने की, वो भी फाउंड करे गए थे पहले। और रिसेंट ईयर्स में ऐसे हमें बहुत सारे और भी लाइन मिले हैं। और आप कह सकते हो कि एक मिला था जिसकी जो लगभग 15,000 साल पुराना था, और यहाँ पर ये मिला है जिसके जो कि 28,000 साल पुराना है। तो इस चीज़ को यहाँ पर देखने को मिला है, तो आपको ध्यान रखना है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और एक और लाइन कब था, बोरिस, उसको फाउंड किया गया था इस साल से पहले। और भी बहुत सारी अदर फाइंडिंग्स हैं। और यहाँ पर डेलॉयड रॉटिफर था, डेलॉयड रॉटिफर को भी फाउंड किया गया था। ठीक है। और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनको फाउंड किया गया है रशिया के याकुतिया वाले रीजन से, जहाँ पर ये साइबेरियन परमाफ्रॉस्ट है बोला गया है। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। ठीक है। उसके बाद कोई इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है जो कि हम लोग एग्ज़ाम से रिलेट कर सकें, ये आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा और ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। फिर उसके बाद करते हैं लेक्चर को समाप्त। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोग, जब आपके पास पीडीएफ तो आ ही जाएगा, पीडीएफ में इंडिपेंडेंस डे को लेकर बहुत सारे आर्टिकल्स लोगों ने पब्लिश किए हैं, जैसे कि यहाँ पर वेंकैया नायडू साहब देखने को मिलेंगे, सब ने अपने अपने जो व्यूज़ हैं वो दिए हैं। यहाँ पे आपको शशि थरूर साहब देखने को मिलेंगे, सब ने अपने अपने जो है पर्सनल व्यूज़ दिए हैं। तो आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज़ जो है टाइम वेस्ट ना करना चाहो तो उसको छोड़ भी सकते हो। यहाँ पे हमने पूरे न्यूज़पेपर को कवर कर लिया है। यार टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है लगभग 45 मिनट्स हो चुके हैं। तो मतलब यार मैं सोच ही रहा था कि आज हमने आर्टिकल ज़्यादा डिस्कस किया, बट इंपॉर्टेंट तो डिस्कस करना ही पड़ेगा। देखो मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि कुछ भी हो, मैं प्रोडक्टिविटी को कम नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है मैं ऊपर से पढ़ के निकाल दूँ, कोई नोट्स वगैरह शेयर ना करूँ। ठीक है। ऐसे ही पढ़ के निकाल दूँ तो यहाँ पर इतना अच्छा नहीं रहेगा ना। मुझे पता है इंपॉर्टेंट है, सिलेबस से लिंक हो रहा है तो हमें पढ़ना चाहिए। तो हमारे एडिटोरियल भी जो कल वाले थे वो अभी भी मिसिंग रह गए। ठीक है। 2 ही आर्टिकल हैं, लेकिन परेशान बिल्कुल मत होना। 2 आर्टिकल में से एक तो मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर है, यार मैं आज डिस्कस करता, कोई बात नहीं। तो इसको हम लोग कल मंडे है, कल डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी। ठीक है। मंडे में भी एक आर्टिकल काम आता है, तो मंडे में थोड़ा सा फोकस करूंगा ज़्यादा। एडिटोरियल्स को हम लोग अपने कल वाले भी कवर करें और आज वाले भी कवर करें। और थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा एक दिन, तो कोई बात नहीं, एक दिन का मतलब कल वाला वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन डोंट वरी, हम लोग कवर करने वाले हैं कल। ठीक है। तो थोड़ा सा वेट और कर लो यार, इतना वेट कर लिया है तो आई होप सभी को यहाँ पे सभी लोग सपोर्ट करोगे। होता क्या है ना कि बहुत सारे लोग भी आ जाते हैं, बहुत सारे लोग भी यहाँ पर कहने लगते हैं कि एडिटोरियल कवर नहीं किए जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पर एडिटोरियल कवर किए जाएंगे, जैसे भी आपका पिछला जो भी छूटा है वो मैंने कवर किया है। पिछला कितना भी छूट गया हो, आपको मालूम होगा, पिछला 2-3 दिन का स्क्रिप्ट था वो सब एक दिन मैंने कवर कर दिया था, तो कवर हो जाता है आपका, मिस कुछ भी नहीं रहता है। मतलब आपका कोई भी आर्टिकल पिछला नहीं रह गया है, ये मतलब ये चीज़ की इंश्योरिटी मैंने ली है और आने वाले टाइम पर भी मैं लूँगा। आर्टिकल आपका कोई भी नहीं रह जाएगा। ओके। इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। एंजॉय करो आज का लेक्चर। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सभी लोगों को। और फिर वेट करना, कल हम लोग उसका डिस्कशन कर लेंगे और परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैं काम करूँगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।